हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास को। बाल विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, आप सबको पता है। विकास हो हमारे जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, प्रगतिशील परिवर्तन, क्रमबद्ध रूप से जो परिवर्तन होते हैं, उनको कहते हैं विकास। अब यहाँ पर है बाल विकास, यानी बालकों का विकास। सिंपली आप याद रखो। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बालक का विकास। बालकों में होने वाले शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास को बाल विकास कहते हैं। ये चारों जितने आयाम है यहाँ पर लिखे हुए हैं, यही चारों आयाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विकास कैसा होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, आप समझते हो। गुणात्मक यानी कार्य कुशलता, ज्ञान, नवीन विचारधारा, तर्क, ऐसा। और जो परिमाणात्मक होता है यानी इसका दूसरा नाम है मात्रात्मक, जिसको आप नाप तोल सकते हो, नंबर्स में बता सकते हो। ऐसा विकास दोनों तरह का होता है, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के कुछ सिद्धांत हैं, ये हम पढ़ते हैं क्योंकि विकास किस अवस्था में बालकों में सीखने की कैसी प्रवृत्ति होती है, कैसी रुचि होती है, कैसी आयु में बालक कैसे सीखता है, उस हिसाब से हम अपनी शिक्षण विधियों में सुधार ला सकते हैं। अगर आपका सपना भी टीचर बनने को है तो ऐसा मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस आयु में कौन सा सिद्धांत लागू होता है, मतलब विकास कैसे चलता है, आपको पता होना चाहिए। इससे आप बेहतर तरीके से आप सिखा सकते हैं अपने बालकों को। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता यानी सतत और व्यापक प्रक्रिया होती है बाल विकास की या विकास की। विकास एक निरंतर चलने वाली व्यापक प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर कब्रिस्तान यानी कब्र तक हमारी चलती है, सतत रूप से निरंतर चलती रहती है। जैसे कि आप जैसे आज हो वैसे कल नहीं रहोगे, जैसे कल रहोगे वैसे परसों नहीं होंगे, और बरसों में तो बहुत ही चेंज हो जाता है। आप हर समय चेंज होते रहते हैं। यानी जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली गति, मतलब एक परिवर्तन है। और यहाँ तक कि आपको पता है ये जो परिवर्तन है ये तो प्रकृति का ही नियम है ना। हर समय चेंज ही तो होता है मानो, और ये विकास भी हर समय चेंज होता है। बस वो चेंज जो है वो प्रगतिशील होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है विकास के क्रम अनुक्रम यानी पैटर्न का सिद्धांत। तो विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास की जो दर है उसमें चेंज होता है, व्यक्तिगत रूप से चेंज होते हैं, लेकिन विकास का जो एक निश्चित क्रम भी होता है। जैसे कि बच्चे का जो जन्म है वो 9 महीने में होता है, ये एक क्रम ही तो है। अवस्थाओं में क्रम, जैसे पहले शैशवावस्था आएगी, उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद किशोरावस्था। ऐसा तो है नहीं कि आप पैदा हुए इसके बाद डायरेक्ट किशोरावस्था आ गई, आप बुढ़े हो गए, ऐसा तो है नहीं। एक निश्चित क्रम होता है विकास का। इसके बाद है विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए। नन्हा बालक पहले पूरे हाथ को हिलाकर प्रतिक्रिया देता है, पास बुलाता है, उसके बाद उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है। जैसे आप किसी बालक को खाना दोगे ना, तो पहले पूरे हाथों से ऐसे उसको पकड़ता है, या अगर आपके आसपास बालक होंगे तो आप बेहतर समझेंगे इस बात को। और फिर धीरे धीरे उसको एक विशिष्ट, मतलब उंगलियों का इस्तेमाल आ जाएगा, वो एक विशिष्ट है। मतलब विकास कैसा है, सामान्य से विशिष्ट चलता है। पहले सामान्य गुण सामान्य रूप में देखता है बालक किसी भी वस्तु को, फिर उसके एक छोटी सी भाग को समझ जाता है, वो एक उसका विशिष्ट गुण है। इसके बाद चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो एक दूसरा टॉपिक, मतलब एक दूसरी क्लास पे मैं इसको डिटेल में समझा दूंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार बार आ जाते हैं कि कैसे कैसे रूप में विभिन्न हो सकते हैं हम। थोड़ा बहुत तो आप भी जानते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार का कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं है। रंग, रूप, रुचि, आनुवंशिक गुण आदि बहुत सारे कारण हैं जिससे कि वे हर व्यक्ति में विभिन्नता है, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। ट्विंस आप जानते हो, आपने जुड़वा मूवी देखी होगी। वो एक का नाम रहता है प्रेम और एक का नाम रहता है, क्या नाम रहता है, राजा, है ना। राजा बजा दूंगा सबका बाजा है, ऐसे कुछ बोलता है ना। तो उसमें भी चेंज है ना, दोनों की हरकतें एक जैसे, एक मार रहा है तो दूसरा भी मार रहा है, लेकिन आप देखोगे तो स्वभाव में अलग है, रहन सहन में, कपड़े पहनने में, रुचि में, हर एक चीज़ में अलग थे वो। भले वो एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे करने लगते हैं, जैसे वो एक मार रहा है तो दूसरा, एक डांस कर रहा है तो दूसरा कर रहा है, लेकिन भाई अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा था। तो रुचि अलग है, सोच अलग है, स्वभाव अलग है। तो हर व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति है वो अलग है, एक दूसरे से अलग है, उनमें विभिन्नताएं हैं। इसके बाद है पांचवा पूर्वानुमान, यानी हम विकास का काफ़ी हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं।
पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा है उसकी बचपन में हाइट अच्छी है ना, तो हम बता सकते हैं कि हाँ, जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसकी हाइट तो और ज़्यादा हो जाएगी, एक अच्छी लंबाई वाला व्यक्ति बनेगा। जैसे कोई बचपन से ही प्रतिभाशाली है तो वो जीवन में कुछ बड़ा करेगा। बचपन से ही किसी की वॉइस बहुत अच्छी होती है, आप देखते हैं आसपास होते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ भी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा एक दिन। कुछ ऐसे टैलेंटेड होते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब कहते नहीं है कि ऊँट के पैर जो है पालने में दिखने लगते हैं, ऐसा कुछ। तो बचपन से ही पता चल जाता है, काफ़ी हद तक आप अनुमान लगा सकते हो विकास का। इसके बाद है अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास के जितने भी पहलू हैं ना, वो आपस में जुड़े हुए हैं। सब जितने भी भाषाई हो गया, शारीरिक हो गया, सामाजिक, संवेगात्मक, जितने भी पहलू हैं ये आपस में, अगर एक में कमी आएगी तो उसका असर औरों में भी दिखेगा। उदाहरण आप देख लीजिए, अगर कोई बालक भाषाई रूप से मतलब सक्षम नहीं है, मतलब बोल नहीं पा रहा है या तुतला, या उसका भाषा का जो विकास है वो उचित नहीं हुआ, आप समझ लीजिए, तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास कैसे अच्छा होगा? भाई वो बोल नहीं पाएगा, अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, तो उसकी सामाजिक विकास कैसे उचित होगा? आसपास के लोगों से कैसे अपने आप को जोड़ेगा, घुले मिलेगा कैसे? इसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। विकास कैसा चलता है? एकीकृत रूप में चलता है। इसके अनुसार बालक के सभी आयामों को पहले अलग अलग रूप में और फिर जोड़कर एक साथ मतलब इस्तेमाल करना सीख जाता है। जैसे मैं बताऊं, ढोलक बजाना। आप ढोलक बजाना जब सीखते हो तो पहले एक हाथ से बजाना सीखते हो, फिर दूसरे हाथ का इस्तेमाल कि हाँ उंगलियां ऐसे बजानी है, फिर दोनों को साथ में जोड़ के सीखते हो। ऐसे ही बालक करता है। अभी जब साइकिल चलाते हैं उस समय हाथों का कैसे इस्तेमाल करना है, पैर का कैसे इस्तेमाल करना है, पहले अलग अलग वो सीखता है, लेकिन बाद में तो एक साथ ही, भाई फ़ोन चले जा रहे हैं, फ़ोन में भी बात कर लेते हैं, इतना मतलब एक्सपीरियंस हो गया ना, वो उनका हाथ अपने आप ही रुक जाता है। वैसे अगर सामने से ब्रेक लगाना है तो अपने आप ही हो जाता है, मोड़ है तो अपने आप ही मुड़ जाती है, ऐसा मतलब ऐसा लगता है अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही मूव करने लगती है। तो ये विकास एकीकृत हो चुका है अब एक साथ। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, 2 दिशाओं में चलता है मुख्य रूप से, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिरा पदाभिमुख। यानी सिर से विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर होता है। मतलब कोई बालक है, उसको सबसे पहले सिर पर कंट्रोल आता है कि उस मतलब सिर घुमाना सीखते हैं ना, जो छोटा बच्चा होता है कि हाँ आप किधर से बुलाओगे, भैया इधर देखो, तो भैया उधर मुड़ के देखने लगते हैं। कोई बुला रहा है, उधर सिर घुमाया, तो सिर घुमाना पहले सीखते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हाथ पे कंट्रोल आने लगता है, फिर थोड़ा थोड़ा पैर में, फिर घुटने के बाद फिर खड़ा होता है, थोड़ा बॉडी पे कंट्रोल आया, और फिर पैर पे संतुलन जब बनता है तब वो चल पाता है। तो विकास कैसा हुआ? सिर से लेके पैर तक। इसके बाद दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ। यह शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है, यानी आपकी हृदय की स्नायु से अन्य भागों में पहुंचता है, उसको कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ। इसके बाद है विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का अर्थ है बच्चे की लंबाई, भार, आकार आदि में सभी में विकास होता है। एक में नहीं कि ऐसे लंबाई बढ़ रही तो लंबाई हो गई, चौड़ाई बढ़ रही तो बस चौड़ा ही होता चला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सीध में कभी नहीं चलता विकास लंबवत न होकर सभी आयामों को परिपक्व करता हुआ चलेगा। एक समान गति से नहीं, कभी वो धीमी गति भी हो सकती है। कभी किसी अवस्था में आप देखेंगे कि बालक में ऐसे धीमापन कह देंगे, बचपन में तो ये बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा था, अभी क्या हो गया इसको। कभी स्लो हो जाता है, कभी अचानक से तेज़ी से बड़े हो जाते हैं, या तेज़ी से किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं। बच्चे की एग्जाम्पल में आप देखेंगे, बच्चे की आयु के साथ उसकी लंबाई, भार में वृद्धि। इसके बाद है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक कारक और दूसरा होता है बाह्य कारक। आंतरिक कारक में है वंशानुगत कारक, यानी बालक के रंग, रूप, आकार, ऊंचाई, शरीर जो गठन है इत्यादि, बाकी उसका स्वभाव, ये सब कुछ आनुवांशिक गुणों से काफ़ी हद तक उनके माता पिता से मैच होता ही होता है। मतलब जो बालक का विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के स्वरूप होता है, दोनों का योगदान होता है बराबर। इसके बाद है शारीरिक कारक। मतलब कोई बच्चा जन्म से ही अगर बहुत कमज़ोर है, दुबला पतला है, या किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसका जो विकास है अवरुद्ध हो गया ना। मान लीजिए किसी की कमी है, पैदा होते ही मान लीजिए शारीरिक कोई कष्ट है, या फिर ऐसे होते हैं अक्षम बालक, दिव्यांग बालक, तो उसका विकास थोड़ा सा क्या अगर ध्यान न दिया जाए तो बहुत सारा इफेक्ट करता है। बुद्धि जो कि निर्णय लेने की योग्यता है,
समायोजन की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है। तो अगर बुद्धि जितनी तीव्र होगी, जितनी तीक्ष्ण होगी बुद्धि, जितनी उच्च मानसिक बुद्धि वाला बालक होगा, उसका जो विकास है ना उतना अच्छे से होगा। इसके बाद है संवेगात्मक। अगर बच्चा संवेगात्मक रूप से अक्षम है, यानी सक्षम नहीं है, अगर वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो भी उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। संवेगात्मक रूप से कमज़ोर बालक पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। भाई अगर कोई बहुत जल्दी क्रोध कर जाता है किसी बात को, या बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, ऐसे बालक भी होते हैं, बस दुखी ही रहते हैं, खेल कूद में वही नहीं है। तो अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो फिर तब भी उसका विकास रुक जाता है, वहीं पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। सामाजिक व्यक्तित्व, बच्चे का जो सामाजिक व्यक्तित्व है वो कैसा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में। अगर बच्चा एक अच्छे सामाजिकता वाला व्यक्तित्व रखता है, यानी अगर समाज में वो जल्दी से घुल मिल जाता है, लोगों के साथ उचित तरीके से व्यवहार कर पाता है, तब उसका विकास जो और सारी चीज़ें हैं, नैतिकता हो गई, नेतृत्व का गुण हो गया और जो सामाजिकता का गुण हो गया, ये जल्दी डेवलप हो जाता है, नहीं तो दिक्कत आती है फिर। इसके बाद है बाह्य कारक। बाह्य कारक में गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य कैसा है और परिवेश कैसा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। परिवेश मतलब वहाँ की जलवायु अब बहुत प्रदूषित तो नहीं है, उचित हवा है, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ ठीक ठाक है, हवा है, या फिर जो सामाजिक स्थिति है, कैसे लोग हैं वहाँ पर, इसका भी असर पड़ता है बालक के व्यक्तित्व पर और बालक के बाल विकास पर भी। अगर मैं अब आपको एक कहानी बताऊं, एक हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो नरसिंह अवतार आप जानते हैं, उसी को मारने के लिए हुआ था, भगवान विष्णु ने लिया था। तो कयादु जो उसकी पत्नी थी, जब जिस समय प्रहलाद उनके पेट में थे ना, उस समय नारद मुनि की कुटिया में थी। वो नारद मुनि की कुटिया में होने के कारण एक असुर के पुत्र होते हुए भी एक भक्त पैदा हुआ उनके घर में, जिसका नाम है प्रहलाद, क्योंकि वो जो वातावरण था ना जिस समय वो पेट में थे, वो एकदम भक्ति में था, इसलिए वो पेट से ही नारायण नारायण जपने लगे। ऐसा कहानियों में, कथाओं में आपने सुना है। इससे बस आपको समझना ये है कि जो परिवेश का है, जैसे परिवेश में माता रह रही हैं, उनके स्वास्थ्य का, उस परिवेश का भी असर पड़ता है बालक के विकास में। इतनी सी बात है, आप सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद है जीवन की घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में। जीवन की घटनाएं या किसी दुर्घटना के कारण, या माता पिता में से एक रहें एक ना रहें, ऐसा कुछ, तब भी बालक का विकास है अवरुद्ध हो जाता है। या फिर बालक में कोई कमी आ गई, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके जीवन में, आप सबको पता है, आप बेहतर समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप सोचोगे तो उन सब का इफेक्ट पड़ता है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो उसको अपने जीवन में, अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करना सीखें, तभी आप समझोगे, रटो नहीं, बस समझो कि हाँ इसका इफेक्ट भी पड़ता है एक बालक के विकास में, है ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट है भौगोलिक स्थिति। बच्चा किस भौगोलिक स्थिति में रह रहा है, जन्म के बाद किस भौगोलिक स्थिति में रह रहा है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि वहाँ जो भौगोलिक स्थिति है उचित है, वहाँ की जलवायु, हवा, प्रदूषण, मैंने पहले ही भी ऊपर ही बता दिया था कि इसका इफेक्ट पड़ता है। स्वभाव में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, शरीर के गठन में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं वो थोड़ा मोटे, गोरे से शांत स्वभाव के होते हैं, और जो गर्म जलवायु वाले होते हैं उनको कहा जाता है कि वो थोड़ा गर्म मिजाज के होते हैं, मतलब वो चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सैल होते हैं, और थोड़ा मतलब तुनक मिजाज के होते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो भूमध्य रेखा के करीब जितने भी देश हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनका रंग थोड़ा ज़्यादा सांवला है, और उसके मुकाबले में जो भूमध्य रेखा की जितनी दूरी पर हैं वो ठीक ठाक है थोड़ा सा। वो इसलिए भी क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और इस वजह से वहाँ का जो जलवायु है वहाँ की वो थोड़ा गर्म है, इसलिए वो काले हैं। इतनी सी बात है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है गोरे काले में ही नहीं, हर एक चीज़ में। वो तो मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चा किस सामाजिक आर्थिक स्थिति में रह रहा है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए माता पिता के पास खाने के ही पैसे नहीं हैं, तो उचित शिक्षा कहाँ से दिलाएंगे, या फिर उचित पोषण कहाँ से दिलाएंगे। तरह तरह की चीज़ें खानी होती हैं आजकल, तो कहाँ से ले आएंगे वैसी चीज़ें अगर वो सक्षम ही नहीं है। चलिए ये क्लास हो जाती है यहीं पर समाप्त। हम मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर एक इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक। हमें लर्न इंडिया 97 एजुकेशन प्रोवाइड फ्रीडम। याद रखिएगा, एजुकेशन से बढ़कर कोई साथ देने वाला आपका है नहीं।